गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 6 केंद्र सरकार। उसमें हम पढ़ रहे हैं सरकार का पहला अंग व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में हमने लोकसभा और राज्यसभा का गठन और उनके अधिकार और शक्तियाँ ये पढ़ लिया। तुलनात्मक अध्ययन भी हमने जान लिया लोकसभा और राज्यसभा का। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका का तीसरा अंग राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जैसा कि हमने देखा कि व्यवस्थापिका में भी होता है और कार्यपालिका में भी होता है। ठीक है, दोनों का अंग है राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, नाम पता होगा आपको, श्रीमान रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीमान रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इस पद के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उसका जो है राष्ट्र में क्या महत्व है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है और हमारे संविधान के अनुसार सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती है। शासन की समस्त शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे रखी है, लेकिन हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है शासन में। इसलिए जो है राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, वो अपने पदाधिकारियों से करवाता है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वैसे संविधान के अनुसार शक्तियां होती किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण उनका प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, आज हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। किताब खोल लो आप भी। अब अनुच्छेद देखो, एक बार आप लिख लो कहीं पे भी, इससे संबंधित राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 52 से ही हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से। तो अनुच्छेद 52 में तो सिर्फ ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति के यहाँ आप अनुच्छेद 52 से ही शुरुआत कर लो। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संविधान के अनुसार शासन की शक्ति जो है राष्ट्रपति में होगी, कार्यपालिका शक्ति है वही शासन की शक्ति है, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। वो उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है और अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करवा भी सकता है। लेकिन मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति खुद उनका प्रयोग नहीं करता है, वो अपने अधिकारियों से, अधीनस्थ पदाधिकारी यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से करवाता है। और जहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे अमेरिका, वहाँ राष्ट्रपति स्वयं कार्यपालिका की शक्तियों का यानी शासन की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52-53 में ये हो गया। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। हमारे देश में संविधान में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये बताया गया है। अनुच्छेद 55 में है चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चुनाव प्रक्रिया क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में और 57 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56-57 में है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस प्रकार ये रेगुलर राष्ट्रपति के अनुच्छेद है। तो आप जैसे जैसे मैंने बताया आप एक साथ लिख लो कहीं पर भी। ठीक है, तो देखो अब अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक आपने लिख लिए होंगे। आगे देखो, इस प्रकार संघीय कार्यपालिका यहाँ से कि अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और
वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से करवाएगा। तो हमारे भारत में स्वयं नहीं करता है, अधीनस्थ पदाधिकारियों से करवाता है राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब आगे देखो, इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, अंडरलाइन करो, अब ये अंग है कार्यपालिका के जो मैंने आपको सारणी में बताए हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। ये 5 अंग है। कार्यपालिका के कितने अंग है? 5 अंग, जो मैंने आपको सारणी में भी बताए थे। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक में ही आ जाता है, पता है आपको। मंत्रिमंडल परिषद में तीनों स्तर के मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तो वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। और ये भारत का महान्यायवादी है, भारत सरकार का वकील होता है ये। तो ये 5 अंग कार्यपालिका के हैं, उसमें से हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमें पता है कि ये व्यवस्थापिका का भी अंग है। आगे देखो, तो अंडरलाइन कर लो और इन 5 का नाम आप याद रखोगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अब देखो, ये चीज ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगी। औपचारिक रूप से शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, वो राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। और वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास जो है शासन की शक्तियाँ होगी, वही वास्तविक प्रधान होंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि आगे भी आएगी। भारत संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। वैसे भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन से लिए हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था, हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिए। तो ब्रिटेन की अनुसार जो है हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था में एक जो है वैधानिक प्रधान होता है, वैधानिक यानी संविधान के अनुसार प्रधान होता है, और एक जो है वास्तविक प्रधान होता है। तो वैधानिक प्रधान तो कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। संविधान ने सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और क्यों? क्योंकि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाई है। और ये संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। तो जैसी स्थिति ब्रिटेन में के शासक की होती है, राष्ट्रपति की होती है, राजा की होती है, वही स्थिति हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की होती है। आगे देखो, वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी ही होती है कि सारी शक्तियाँ उसके पास होती है, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करता। वैधानिक प्रधान है वो। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। अब देखो, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। निर्वाचन, अनुच्छेद 52-53 हो गया, इसके यहीं लिख लो आप। अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन वैसे आगे आएगा आपके। तो अब इसमें देख लो, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है, यहाँ लिख लो। अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कि कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है भारत में। तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो सबके लिए है, ध्यान रखना। संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नांकित योग्यताएं निश्चित की गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होता नहीं है वो, सिर्फ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। लोकसभा के सदस्य की क्या क्या योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद पर ना हो, और पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो ये योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। 25 वर्ष का है तो 35 वर्ष का होगा ही, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। सदस्य होता नहीं है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति
पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। वही कि वो भारत सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार में किसी भी प्रकार के यानी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। लाभ का पद धारण किए यानी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। तो 4 नंबर डाल लो आप इस पे, ये लिख सकते हो 4 नंबर। अगला है राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों के किसी सदन का सदस्य न हो। ये 5वें नंबर की योग्यता कि वह न तो भारत के संसद का सदस्य और लोकसभा राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है और न किसी राज्य का विधानमंडल का सदस्य होता है। वो अगर है तो उसको उस पद से पहले इस्तीफा देना होता है, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं आपको याद कर लेनी है अच्छे से। पहली वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चौथा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो, पांचवा वह भारतीय संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है। ठीक है, ये योग्यताएं हो गई अनुच्छेद 58 में। अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे भारतीय संविधान के किस में है? अनुच्छेद 54 में। आप बेटा एक बार ये अनुच्छेद क्रम से लिख लेना, 52, 53, 54, 55, 56 जो मैं आपको बता रही हूँ आपकी कॉपी में। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है देखो। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। ये पद्धति इस प्रकार है, राष्ट्रपति के लिए जनता वोट नहीं देती है, अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, कौन? संसद के सदनों के सदस्य और राज्यों की विधान मंडल के सदस्य, जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो संसद के सदन में लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। तो वो लोग जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो अप्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे हम? जिनको जनता स्वयं मतदान करके चुनती है वो प्रत्यक्ष होता है, और जिसको जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। ये लिख लो आप इसमें जो मैं बोल रही हूँ, ये तो पूरा अंडरलाइन ही कर लो और जो बोल रही हूँ लिख लो। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति तो अप्रत्यक्ष है, मत पद्धति एकल संक्रमणीय है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अनुपात निकाला जाता है मतों का इसमें, जो जैसे लोकसभा संसद के सदस्यों के मत का अनुपात अलग होता है, विधानसभा के सदस्यों का मत का अनुपात अलग होता है, इस तरह से ये बड़ी क्लासों में आता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। ये राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, और 70वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के। बेटा केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य ही भाग लेते हैं इसमें, ये भी आप ध्यान रखोगे। बाकी आप तो यही याद रख लो, संघीय क्षेत्रों में लिख लो यहाँ पे दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य 543 सदस्य तो निर्वाचित सदस्य इसके, लोकसभा के 233 निर्वाचित सदस्य उसके होते हैं,
राज्यसभा के और सभी राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य, जैसे 200 सदस्य तो हमारे राजस्थान के ही है, इस प्रकार सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं और यही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अनुसार। और चुनाव प्रक्रिया भी यही हुई है, अनुच्छेद 55 में आ जाएगी चुनाव प्रक्रिया यही कि ये जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है मतदान करते हैं उसके लिए। और एक व्यक्ति का एक मत माना जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ये चुनाव प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, चुनाव प्रक्रिया है। तो इसके द्वारा जो है मतों की संख्या तय की जाती है। आगे देखो, निर्वाचित संघीय सदस्य राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। इधर देखो, ये शामिल होंगे। ठीक है, अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, देखो संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान करते हैं ये। ठीक है, कौन कौन, संसद के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होता है, इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है, उतने मत जो है उस व्यक्ति को प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया गया है। न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाजक 1000। ये सूत्र है जिससे न्यूनतम कोटा निकाला जाता है कि दिए गए वैध मतों की संख्या, यानी कितने सदस्यों ने मतदान किया है वैध मत, और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि कितने हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने लोग खड़े हैं, 2 है, 3 है, 4 है, वो, और फिर उसको जो है 1000 से भाग कर दिया जाता है। फिर जितनी संख्या आती है, जैसे मान लो 245 आई या 200 जितनी भी आई, 545 आई, वो न्यूनतम कोटा होता है। इतने मत तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने ही, मतलब व्यक्ति को मिलने ही चाहिए, वही व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, न्यूनतम कोटा एक व्यक्ति को ही मिलेगा। तो वो व्यक्ति, जैसे 4 सदस्य हैं तो न्यूनतम कोटा निर्धारित हो जाता है कि मान लो 600 मत है या 1000 मत है। अब 1000 मत का न्यूनतम कोटा निर्धारित हो गया इस सूत्र के अनुसार। 1000 मत का न्यूनतम कोटा निर्धारित हो गया। तो अब जैसे मान लो 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्य में से किसने ये कोटा पूरा किया, किसको 1000 या 1000 से अधिक मत मिले, वही जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है। इस प्रकार की ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। अगर आपके ये आ जाता है तो आप तो यहाँ तक ही वर्णन करो, पूरा करना आवश्यक नहीं, ये कर दो और फिर सूत्र लिख दो और पूरा करो तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब है आपके पदच्युति की पद्धति, यानी महाभियोग। जो हमने देखा था कि संसद को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो है महाभियोग लगाने का अधिकार है। कार्य अधिकार शक्तियों में पढ़ा था ना अपन ने। तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है, ये है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में ये इम्पोर्टेंट है, अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो आपके जो है ये पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 में। अब देखो इसमें क्या होता है, एक बार समझ लो कि वैसे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तय है, 5-5 वर्ष ही होता है। अपने सिर्फ एक राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वो भी इसलिए रखा गया है कि वो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते हैं ना, तो फिर वो सही बैठ नहीं पाता, इसलिए प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बदलते जाते हैं, तो वो 6 वर्ष
तय हो जाते हैं, इसलिए। वैसे सबका कार्यकाल हमारे राष्ट्रपति से लेके एक सरपंच वार्ड पंच तक का कितना है, 5 वर्ष है। तो वैसे तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने, देखो कौन कौन सी स्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उससे पदच्युत किया जा सकता है। अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यही है उसका अपराध कि उसने संविधान का सम्मान नहीं किया या संविधान का उल्लंघन किया है किसी भी कार्य में, तो उस पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। और हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर दोनों सदनों में अलग अलग मतदान होता है और दोनों सदन अगर उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वो उस स्थिति से ही पदच्युत माना जाता है। तो आप इसको याद रखोगे। ये बेटा आपके 7 नंबर का प्रश्न आ सकता है पूरा जुड़ के, जैसे जुड़ के आ जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताइए और राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया को समझाइए। इस तरह 7 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया भी नहीं अब तक। या फिर ये आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझाइए और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या निर्वाचन कैसे होता है और फिर पदच्युति कैसे होती है, ये दोनों आ सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, पदच्युति की प्रक्रिया क्या है, यानी पदच्युति यानी पद से हटाने की, और उसको संसद में महाभियोग कहते हैं। जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है ना, उसको संसद में क्या कहते हैं, महाभियोग। तो इस तरह जुड़कर आपके पूरे 7 नंबर का प्रश्न बन सकता है। इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति। तो देखो आपको यहीं से वर्णन करना है कि वैसे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको जो है संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद पर से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब होता कैसे है, वो यहाँ से है। देखो कैसे होता है। जिस भी सदन में राष्ट्रपति के लिए जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चालू करनी है, वो जो है अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या किसी कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के एक कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। यह है प्रक्रिया। ठीक है, अब आप एक बार सुन लो। क्या आपको वर्णन कैसे करना है, सुनो ध्यान से। यहीं से करना है, महाभियोग प्रक्रिया या राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति। तो आप यहीं से लिखोगे, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है संविधान के अनुसार। ठीक है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। अब अपने शब्दों में लिख दो थोड़ा। राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ठीक है, और तो अब लगेगा कैसे, जैसे मान लो राज्यसभा में लगाया जा रहा है तो अभियोग चलाने वाली जो है सदन है उसमें पहले अभियोग चलाने वाले सदन में पहले 1/4 सदस्यों से जो है स्वीकृति ली जाएगी। 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर कराकर स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा कि वो 14 दिन के अंदर अपनी कोई सिफारिश रख सकता है। उस पर क्या आरोप है वो उसको बताए जाएंगे। पहले 1/4 सदस्यों से स्वीकृति ले लेंगे,
जिस भी सदन में लगाया जा रहा है, मान लो राज्यसभा में लगाया जा रहा है या लोकसभा में लगाया जा रहा है, तो उस सदन के 1/4 सदस्य से हस्ताक्षर करवा के राष्ट्रपति को उसकी सूचना भेज दी जाएगी। उस पर क्या आरोप लगाया गया है वो उस पर को बताया जाएगा और उसके लिए 14 दिन का समय होगा। 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति या तो अपनी सिफारिश देता है, भाई मैंने ऐसा नहीं किया या जो कुछ भी, या फिर अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे ऊपर महाभियोग साबित हो सकता है, ये मेरे आरोप सच हो सकते हैं या उसने किया है कुछ ऐसा, तो उसको पता होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि राष्ट्रपति पहले ही इस्तीफा दे देता है। इंसल्ट हो जाती है ना इससे, तो इतने बड़े पद की, तो वो पहले ही इस्तीफा दे देता है। और अगर नहीं देता है और उस पर महाभियोग साबित हो जाता है, पारित हो जाता है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसके बाद लिखोगे, पहले ये लिख दोगे कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन में को जो है में लगाया जा सकता है। अभियोग लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर करवाए जाते हैं पहले, और सदन में उस प्रस्ताव को प्राप्त होने पर राष्ट्रपति को 14 दिन भेज दिया जाता है। उसके पास उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन के अंदर वो सिफारिश करता है या जो कुछ भी करता है, उसके बाद जो है उसी सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है। 14 दिन के अंदर मान लो उसने कुछ भी नहीं कहा, राष्ट्रपति ने न इस्तीफा दिया न कोई सिफारिश दी, कुछ नहीं किया, तो 14 दिन के बाद वो प्रक्रिया उस सदन में चालू हो जाएगी और उस सदन के 2/3 सदस्य, जो 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे ना, 14 दिन का समय दिया था राष्ट्रपति को, अब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो 15वें दिन से उस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और उस सदन के 2/3 सदस्य जो है महाभियोग के पक्ष में मतदान दे देते हैं, तो उस सदन में वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है और फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लो राज्यसभा में हुआ तो फिर उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। अब दूसरा सदन जो भी है उस पर जो है एक जांच कमेटी बिठाएगा कि इस सदन में, जैसे मान लो राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा एक जांच कमेटी बिठाएगी 5 सदस्यों की, और वो कमेटी जो है जांच करेगी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही है क्या, और अगर वो सही मान लेते हैं, वो कमेटी सही कहती है कि हाँ महाभियोग पर जो राज्यसभा ने आरोप लगाए हैं उस पे राष्ट्रपति पे वो सही साबित हो रहे हैं, तो फिर वो लोकसभा भी उसी प्रस्ताव को जो है 2/3 बहुमत से पारित करती है। अब लोकसभा ने भी उसको 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। इस तरह से राष्ट्रपति पर पदच्युति की पद्धति या महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। जब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। यह है महाभियोग की प्रक्रिया। एक बार और समझने की कोशिश करना, पढ़ना कुछ भी नहीं है, पहले ये बता दिया जाता है कि 5 वर्ष होता है और अनुच्छेद 61 के अनुसार ये, फिर प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। जिस भी सदन में महाभियोग लगाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्यों से पहले हस्ताक्षर करने होने आवश्यक है, यानी स्वीकृति लेनी आवश्यक है। फिर 14 दिन का समय राष्ट्रपति के पास दिया जाता है, राष्ट्रपति को सूचना भेज दी जाती है कि उस पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। 14 दिन के अंदर अंदर अगर राष्ट्रपति कोई प्रक्रिया करता है और वो कोई सिफारिश देता है तो वो वहीं समाप्त हो जाता है कई बार। तो लेकिन हमारे अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये भी ध्यान रखो आप। किसी भी राष्ट्रपति को ऐसी बदनामी अभी तक नहीं हुई है, किसी पर महाभियोग साबित नहीं हुआ है, तो वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे सदन में ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं होता और अगर वो कुछ भी नहीं करता तो फिर 2/3 बहुमत से उस सदन में जिसने 1/4 से भेजा था, 14 दिन का समय दिया था, उसमें पारित होगा। फिर वो दूसरे सदन में भेजेगा, दूसरा सदन जांच कमेटी बिठाएगा। जांच कमेटी भी अगर उन आरोपों को सही साबित कर देती है, ऐसी रिपोर्ट देती है दूसरे सदन को, तो दूसरा सदन भी उस पर 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगा, स्वीकार कर लेगा, तो राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना आप।